Hi everyone, welcome to Lawlust. Myself Ritik, a final year law student from Faculty of Law DU, and today we would be continuing our series of landmark judgment with the case title State of Haryana versus दिनेश कुमार। इस केस में होता क्या है कि ना जो हमारे प्रोविजंस में दो वर्ड है ना, अरेस्ट एंड कस्टडी, कहीं ना कहीं उनकी इंटरप्रिटेशन की गई है। और चलिए इसके फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस के फैक्ट्स हैं कि ना इसमें दो लोग होते हैं, दिनेश कुमार और ललित कुमार। ये ना एक पोस्ट निकली होती है हरियाणा में कांस्टेबल ड्राइवर्स की, उसके लिए ये अप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें दो कॉलम होते हैं, 13A जो इनसे पूछता है कि क्या ये कभी पहले अरेस्ट हो चुके हैं, और 14 कॉलम जो पूछता है क्या पहले कभी किसी केस में इन्हें कन्विक्ट किया गया है। और जिन दोनों का ये रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं, जबकि रियलिटी क्या होती है कि ना पहले इनके अगेंस्ट में एक केस इनिशिएट हो चुका होता है। हालांकि उस केस में ये एंड में इन्हें एक्विट कर दिया जाता है जो भी चार्जेस इनके अगेंस्ट में लगे होते हैं। तो होता क्या कि ना बाद में जब वेरिफिकेशन होती है इनकी, तो ये चीज़ सामने आ जाती है और इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होते ही नहीं हैं। फिर ये उसके अगेंस्ट में ये आगे कोर्ट में जाते हैं और बाद में मामला जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील के थ्रू, जिसमें ना दो डिफरेंट व्यूज़ निकले हैं इस कोर्ट के। पहले तो जब अपील जाती है दिनेश कुमार की, तो कोर्ट ये कहती है क्योंकि दिनेश कुमार को एंड में एक्विट कर दिया गया था, इसीलिए उसने अपने इन कॉलम्स में कहीं भी झूठ नहीं बोला, और इसीलिए उसके सपोर्ट में जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होने चाहिए। पर यही कोर्ट जब ललित कुमार और भूपेंद्र की अपील आती है ना, तो यही कोर्ट कहती है क्योंकि ललित कुमार को पहले अरेस्ट किया हुआ था एक केस में और उसने झूठ बोला हुआ है, इसीलिए उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू नहीं होने चाहिए। लेकिन इन दोनों लोगों का जो है वो कंटेंशन क्या होती है, वो ये कहते हैं कि ना जब ये उस मैटर में बेल के लिए अपीयर हुए भी थे ना पहले वाले मैटर पे, तो उस केस में ये वॉलंटरली अपीयर हुए थे कोर्ट के सामने बेल के लिए, और इन्हें पुलिस वालों ने कन्फाइन नहीं किया था, ये खुद अपीयर हुए और इसीलिए ये अरेस्टेड नहीं माने जा रहे। और ये ना ही अपने आप को कंसिडर करते हैं कि ये किसी कस्टडी में थे, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी तरीके से इनको कन्फाइन नहीं किया गया था। और यही इस केस में इशू था कि जिस मैनर में इन्हें ये अपीयर हुए थे कोर्ट के सामने बेल के लिए, तो क्या हम उस चीज़ को अरेस्ट या हम जुडिशल कस्टडी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या आती है, पहले आर्ग्यूमेंट्स आती है स्टेट की। स्टेट इसमें ये कहता है कि ना ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जब आप कोर्ट में बेल के लिए अपीयर हुए हो, तब आपने कोर्ट को सरेंडर किया हुआ है और आप वही करोगे जो कोर्ट की डायरेक्शंस है। और हमारा जो प्रोविज़न है ये 439 ऑफ CRPC जो बेल की बात करता है, और वो भी यही सेम चीज़ कहता है कि आप बेल के लिए तब भी अपीयर हुए जब आप पहले अरेस्ट हो चुके हो, अनलेस वो एक एंटीसिपेटरी बेल नहीं है। दूसरी इसमें जो स्टेट की कंटेंशन ये होती है कि ना जब वो बेल के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुआ है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और वो कन्फाइन हो चुका है उस कोर्ट रूम में, और जो कोर्ट की डायरेक्शंस आएगी उसे वही फॉलो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो जुडिशियल कस्टडी में ही है। जबकि जो अपोजिट काउंसिल है वो इसमें ये कहता है कि टेक्निकली हम माने तो ये जुडिशियल कस्टडी ही होनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि वो खुद अपीयर हुए हैं, उन्हें ना पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है, ना उन्हें हथकड़ियों से बांधा हुआ है, और उन पर किसी भी तरीके की कन्फाइनमेंट नहीं है। इसलिए वो तो यही मानेंगे कि वो अरेस्ट हुए ही नहीं और ना ही वो जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन इसमें कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आती है, कोर्ट की इसमें ये ऑब्जर्वेशन आती है पहली कि ना जब आपने कोर्ट को सरेंडर किया हुआ है ना, और आप कोर्ट की डायरेक्शंस को सबमिट करते हो, मतलब जो कोर्ट कह रहा है आप वही करोगे, आप बाउंड वो करने के लिए, तो जुडिशियल कस्टडी ही मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप वो किसी भी कस्टडी में नहीं हो। सेकंड पॉइंट इसमें कोर्ट कहता है कि ना जो सेक्शन 439 है CRPC का जो बेल की बात करता है, वो उसकी प्री कंडीशन ही है कि आप अरेस्ट हुए होने चाहिए। अगर आप अरेस्ट ही नहीं हुए तो आप बेल किस लिए क्लेम कर रहे हो। और थर्ड पॉइंट इसमें बोलता है कि ना ये अरेस्ट का ये मतलब नहीं है कि पुलिस वालों ने आपको पकड़ा हो या आपको कन्फाइन कर रखा हो। अगर आप खुद भी सबमिट करते हो पुलिस के सामने वेदर बाय माउथ और बाय योर एक्शन, तब भी आप अरेस्टेड ही माने जाओगे। और अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे तो प्रोविजंस को, तो उसमें भी यही सेम चीज़ कही गई है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ना जो बेनिफिट ऑफ मिस्टेकन इंप्रेशन है ना, वो जो दोनों एग्रीव्ड होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहता है कि एज अ लेमैन ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कब आप अरेस्टेड और कब आप कस्टडी में माने जाओगे। और इस केस में ये क्योंकि जिस मैनर में वो प्रेजेंट हुए थे कोर्ट के सामने, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनके लिए समझना कि वो अरेस्टेड थे या नहीं थे और क्या वो जुडिशियल कस्टडी में थे या नहीं थे। इसलिए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उन्हें दिया जाता है, बेनिफिट ऑफ मिस्टेकन इंप्रेशन। और कोर्ट कहते हैं कि उनके सपोर्ट में जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होने चाहिए। ये इस केस की इस कोर्ट की मेन ऑब्जर्वेशन थी जो इस केस में हेल्ड हुई है।
और ऐसे ही आप हमारी इस लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।